हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करके चलेंगे एक ऐसा चैप्टर जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नई बुक का चैप्टर है। और ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हुए हैं। एंड फर्स्ट चीज, ये क्लास जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया, ये एक तरीके की मैराथन क्लास है। अगर आज की क्लास आपने ढंग से टाइम लगा के कान खुले रख के सुन ली तो कभी जिंदगी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी उसमें तकलीफ नहीं आएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो ये बैलेंस शीट होती है, ये आगे आते आते जितना आप पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और यू विल आल्सो गो, इफ यू विल आल्सो गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स, तो उसमें भी ये चीज सीखनी पड़ती है। तो क्यों ना आज ही हम अच्छे से इसको सीख के चले। तो बच्चों, इस लेक्चर को आखिरी तक सुनेंगे तो आपका ही फायदा, और मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आखिरी तक सुन के चलना, एक एक आइटम हम एक्सप्लेन करके चलेंगे। ठीक है। तो मुझे एक चीज बता के चलो सर, हम एक चीज ये बता के चलो कि +1 में जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, इस पे चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। +1 में जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते थे उसमें क्या क्या इंक्लूड होता था सर। उस सिंपल था सर, उसमें ट्रेडिंग, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड होता था सर। ये हम बना देते थे ऐसे। उसके बाद सर यहाँ सारी आइटम्स लिखते थे, सेल्स की आइटम हो गई, परचेज की आइटम हो गई, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद सर हमारे पास इधर आता था ग्रॉस प्रॉफिट, और सर इधर हम एंड कर देते थे ट्रेडिंग अकाउंट को। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को सर हम यहाँ पे ट्रांसफर करते थे और यहाँ सारे हम एक्सपेंसेस करते थे। उसके बाद सर हमारे पास आता था नेट प्रॉफिट, और उसके बाद सर नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे। कहाँ पे सर? फिर हम बनाते थे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में सर लायबिलिटी साइड इधर होती थी, एसेट साइड इधर होती थी। यही सीखा था +1 में। हाँ जी सर, यही सीखा था बच्चों। ये जो सारी चीजें सीखी थी ना, ये पता है किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने सीखी थी? ये आपने सीखी थी बच्चों, जो हमारे दुकानदार नहीं होते, जो लाला लोग होते हैं, ये उनकी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी थी। बट अब उनसे हम ऊपर उठ रहे हैं क्योंकि हम बड़े बच्चे हो गए, अब हम +2 में आ गए हैं। तो आज हम सीख के चलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लाला लोग नहीं, शॉप वाले बंदे नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं। आज हम सीखेंगे कंपनीज जो बड़ी बड़ी, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा स्टील्स, इनकी कंपनीज की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना के चलते हैं। क्या सर उसमें कुछ फर्क होता है? फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। उधर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इधर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फर्क किस चीज का है? फर्क है फॉर्मेट का। तो बच्चों, मुझे फटाफट से बताइए, फॉर्मेट शुरू करने से पहले, कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या समझते हैं। सर +1 में हमने ये सीखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है एक तरीके के सर फाइनल अकाउंट्स। दैट मीन्स फाइनल अकाउंट्स का मतलब कि सर ये आखिरी अकाउंट्स हैं जो हम बना के चल रहे हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस पे हमारे पास सारे अकाउंट्स आ जाते थे, सबके क्लोजिंग बैलेंस, और सर हम धीरे धीरे उनको शिफ्ट करना शुरू करते थे। अब जितना भी पूरा साल हमने मेहनत करी है उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा सर, उसको हम देखते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और उसके बाद की जितनी भी हमने मेहनत करने के बाद ईयर एंड हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही सर, हमारे बैलेंसेस क्या रहे, उसको हम एक शीट में शो करते थे जिसको हम बोलते थे बैलेंस शीट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बच्चों होता था? टू नो ओवरऑल रिजल्ट ऑफ आवर बिजनेस ऑपरेशंस। ये कैसे पता लगता था बच्चों? ये पता लगता था सर, मैं +1 की बात कर रहा हूं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था। और सेकंड क्या होता था? टू नो आवर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हमारा बिजनेस आज फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं है। वो कैसे पता करते थे सर? बैलेंसेस से पता करते थे, और वो बैलेंसेस एक शीट पे आ जाते थे जिसको हम क्या बोलते थे बच्चों? बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये चीजें होती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कैसे पढ़ के चलेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और एक एक आइटम मैं आपको समझा के चलूंगा। सो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। अब सब बच्चे अपनी बुक में देखेंगे कि पहले बैलेंस शीट दे रखी है पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट मैं आपको जैसे पहले करते थे वैसे करवाऊंगा। पहले आज हम पढ़ के चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी एक एक आइटम आपको मैं समझा के चलूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं।
तो बच्चों अब स्टार्ट करने हम जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है, ये कहाँ की देन है, ये कहाँ से मिला? सर ये मिला है हमें पार्ट नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यहां से मुझे मिलके चला। दैट मीन्स एक चीज क्लियर हो गई है सर, इट इज एन एक्ट। ये एक्ट बता रहा है, दैट मीन्स एक वर्ड इधर से उधर नहीं कर सकते, जैसे एक्ट ने बताया हमें वैसे लर्न करना पड़ेगा। बट लर्न करने का मतलब ये नहीं होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड क्रैमिंग। क्रैमिंग होता है सर कुछ समझ नहीं आ रहा, रट लो, बट लर्न होता है सर समझ में आ रहा है, चलिए अब लर्न करके चलते हैं। तो मैं आपको सेकंड वाली चीज कराऊंगा, चलिए सारा समझा दूंगा, आपको लर्न करना है। सो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, अभी लिखवा रहा हूं नॉर्मल, आप सब लिखिए, कोई सवाल आता है वो सारे हम आगे सॉल्व करके चलेंगे, ठीक है। सो पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इसमें दिया गया है, और इसको हम बुलाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। बच्चों अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं इसके लेक्चर के बाद एक इमेज भी दे दूंगा, जिस इमेज से मैंने ये सारी आइटम्स लिखी है ना, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, एक इमेज भी दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ द लॉस फॉर द ईयर, आपने यहाँ पे ईयर लिख देना, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारी ऐसे होकर चलती है, ये आता है हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नोट नंबर, उसके बाद हमारे पास आता है करंट ईयर, और उसके बाद आता है हमारे पास प्रीवियस ईयर। ये चीज आप इशू ऑफ जो कंपनी अकाउंट्स है उसमें पढ़ के आ रखे हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का बनता था, उसमें तो बैलेंस शीट पड़ी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दोनों का बनता है, ठीक है। इसकी एक लाइन बस सीधी सीधी खिंच जाए मुझसे, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। अगर आगे जरूरत पड़ी तो मैं इसको आगे भी ले जाऊंगा, अगर पेज खत्म हो गया तो, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए, हमारी लाइन तैयार हो चुकी है, बहुत बढ़िया खींची है सर। अच्छा जी, ठीक। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? अभी सिंपल शांत दिमाग से लिख लो जो लिखवा रहा हूं, उसके बाद एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां पे रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अभी एक एक करके हम सारी चीजें समझ के चलेंगे। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको दे दो आप नोट नंबर 1, और इसको 1 रोमन में 1 नंबर लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में। उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 में हमारा आता है अदर इनकम, ठीक है, इसको आप दे दीजिए नंबर 2, और उसके बाद दीजिए रोमन में लिखिए नंबर 3, और इसको लिख दीजिए टोटल इनकम होता है ना जी, इसको लिख दीजिए टोटल इनकम। अब ये टोटल इनकम कोई अलग से चीज नहीं है, ये वाली जो इनकम आई है और ये वाली जो इनकम आई है, इसका टोटल किया, तो इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी। अरे सर ये क्या चीज होती है सर, ये तो पता ही नहीं है। ये जो टोटल आएगा, इसको बक्से को यहां कर दीजिए खत्म, ठीक है। समझ में आई ये बात कि नहीं? हाँ जी सर समझ में आ गई। अब बात करते हैं चौथे बक्से की। सो चौथा होता है हमारा एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या एक थोड़ी ना होते हैं, बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं सर। तो बहुत तरीके के जब एक्सपेंसेस होते हैं तो इसके नीचे हम इसको कैटेगरी वाइज, जो जो आपको पार्ट नंबर 2 शेड्यूल 3 में गिवन है चीजें, उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सब मेरे साथ लिखेंगे। पहला आता है इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओके। इसके आगे बच्चों नोट नंबर 3 दे देना। ये जो मैं नोट लिखवा रहा हूं आपको आगे समझाऊंगा कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद बी पॉइंट, बी पॉइंट में इसमें आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये हो गया हमारा फोर्थ। इसको फोर्थ मत दीजिए, इसका रीजन मैं दूंगा, इसको फोर्थ पॉइंट मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सी पॉइंट। सी कहता है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम WIP भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। और स्टॉक इन ट्रेड, इसको दीजिए नोट नंबर 4 का पॉइंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। उसके बाद लिखिए डी, इसमें लिखोगे आप एम्प्लॉय बेनिफिट
एक्सपेंस। अभी जितना लिखवा रहा हूं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जितना लिखवा रहा हूं शांति बनाए रखें, सबको सारी चीजें बताऊंगा मैं अच्छे अच्छे से, ठीक है ना। ई लिखिए इसमें फाइनेंस कॉस्ट, ओके सर, फाइनेंस कॉस्ट, और इसके आगे डाल दीजिए पॉइंट नंबर 6, मतलब नोट नंबर 6 में एक्सप्लेन करेंगे। एफ लिख दीजिए आप इसमें डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये थोड़ा सा अमोर्टाइजेशन में अलग अलग लिख रहा हूं तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज करेंगे। 7 नंबर, और लास्ट में लिख दीजिए बच्चों इसके आप अदर एक्सपेंसेस, और इसको दे दीजिए पॉइंट नंबर 8। तो बच्चों एक्सपेंसेस में मैं आप सबके रिपीट कर देता हूं क्या क्या था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसके आगे मैंने आपको नोट नंबर नहीं लिखवाया, इसका रीजन देके चलेंगे। उसके बाद आता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसके बाद जैसे टोटल इनकम किए थे या टोटल एक्सपेंस भी कर लीजिए। तो सर इसमें आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस का मतलब यहां से शुरू हुए सारे काउंट करके यहां पे प्लस करके ये आ गया हमारे पास टोटल एक्सपेंस। ओके, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद क्या करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? सर हमारे पास प्रॉफिट आता था, एक्सपेंसेस, सर उसमें से माइनस करके देखते थे कितना प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल इसमें भी वही करना है, जितने की इनकम थी और जितने के टोटल एक्सपेंस है। मेरे पास टोटल इनकम है, मेरे पास एक्सपेंस है, तो 3 में से 4 क्यों नहीं माइनस करूंगा? तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट आ जाएगा। बट वो जो प्रॉफिट आएगा, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दोगे? क्या कंपनी का टैक्स नहीं दोगे? वो प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी टैक्स लेस नहीं हुआ। तो बच्चों इसको लिखो आप 5th प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकलेगा कैसे? सर रोमन की बात कीजिए, ये रोमन में नंबर दिए हैं सर, ये 3 वाले रोमन में से टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। सो 3 माइनस 4। समझ में आई कि नहीं आई? इसमें से ये माइनस कर दीजिए, हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर इसमें से लेस कीजिएगा, टैक्स आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, इसमें से लेस कर दीजिए टैक्स, ठीक है ना। इसमें से टैक्स जैसे ही लेस करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा? इसमें से ये वाला टैक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 6 नंबर हो गया ना टैक्स का जी, ये हो गया 6 नंबर टैक्स का। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और इसको दे दीजिए नंबर 7। तो यहां से थोड़ा सा मैं समझा के चलूं, रोमन में 5th जो आएगा, एक्सपेंसेस तक 4th हो गया था, 5th पॉइंट आपने बनवाना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आएगा सर? इसमें से ये माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और 6th नंबर आपको देना है लेस, जो हम टैक्स माइनस करेंगे सर, ये आप माइनस कर दीजिए। और 7th हमारे पास आ जाएगा सर नेट प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं, जिसमें से टैक्स माइनस हुआ है, ये आपके पास आ जाएगा ये। तो बच्चों ये होके चलता है प्रॉपर फॉर्मेट में। एक बार फिर से दिखा देता हूं, यहां से शुरू हुआ था, ओके, करते 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 ये देखिए ये प्रॉपर हमारे पास यहां पे एंड हुआ है। आई होप यू आर एबल टू सी। यस, वी आर एबल टू सी। अगर ये चीज में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक इमेज बनी आ रही है आप सबके सामने, मैं डाल दी है आपके लिए इमेज, इस इमेज को आराम से पढ़ लीजिए। डिट्टो यही लिखवाया मैंने, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा नंबरिंग्स देख लेना, नंबरिंग्स आपको समझ में आ रही है ना। ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, और ये 7 नंबर। तो बच्चों ये होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। क्या सर बस खत्म हो गया लेक्चर? अरे ऐसे कैसे, क्रैमिंग नहीं होगी, एक एक चीज क्यों यहां आई है, इसका मतलब क्या है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है हम समझ के चलेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। व्हाट इज अवर पॉइंट नंबर 1? मतलब कि सर ये जो नोट्स आपने लिखवाए हैं, आपने प्रॉमिस किया है एक एक करके समझाएंगे। यस, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा? ठीक है, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फटाफट से बताओ क्या इसका मतलब आप खुद नहीं बता सकते? बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, बस ये है कि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, आप खुद ही बता देंगे। सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके चलूंगा। पहले से एक्सप्लेन करूंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पहले लिखिए, थोड़ा हिंट लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए, ठीक है। सो इट इज अ रेवेन्यू earned, it is a revenue earned from regular
business operations. So it is a revenue earned from regular business operations. बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलिए कि इसका मतलब आपने क्या समझा। सर इसका मतलब हमने ये समझा सर जो हमारा धंधा है ना, जो हमारा रेगुलर बिजनेस है, उस ऑपरेशन से जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या इसको सेल्स बोल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। मान लीजिए आप एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस टी शर्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हो और जो बाहर की जनता है इसको बेच देते हो, तो सेल्स करके जो पैसा आया है वो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इंक्लूड होता है। तो इसका एग्जाम्पल लिख के चलिए मेरे साथ सब। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं इसका एग्जाम्पल पहला लिख सकता हूं? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। यस सर, बिल्कुल, क्या बात कर दी, लिख सकते हैं बिल्कुल आप। अब ठीक है, ये तो बात होगी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, जो बंदे बैठे हैं। फॉर एग्जांपल माय प्रोफेशन इज अ टीचिंग प्रोफेशन, ओके, सो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, तो आपको जब मैं सर्विसेज देता हूं तो उसमें मैं पैसे कलेक्ट भी करता हूं, तो वो चीज मेरे लिए क्या होगी? वो एक चीज मेरी तरह एक तरीके से मेरी इनकम नहीं होगी? बिल्कुल। तो सेल ऑफ सर्विसेज, वो अगर कोई सर्विस वाला बंदा है तो उसके लिए सेल ऑफ सर्विसेज से जो इनकम आ रही है वो भी तो बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट होगी। ये मैंने कौन से के लिए बताया था? ये तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वालों के लिए बताया था, बट जो सर्विस, जो अपने ऑफिस खोल के बैठे हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकम आ रही है, तो उनके लिए बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या बोलेंगे? सेल ऑफ सर्विसेज। ओके, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे मैं एम आई लिख रहा हूं, जिसमें बच्चा हर साल फंसता ही फंसता है। ये पॉइंट लिखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके चलता हूं। इसमें पॉइंट में लिखा है अदर ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लाइक सेल of scrap, that also forms a part of revenue from operations। पूछो क्यों? जब आप लोगों के लिए मैं लेक्चर तैयार कर रहा था ना, मैं पहले क्या करता हूं, जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है, मैं पूरा तैयार करता हूं कि बच्चों को प्रेजेंट कैसे करना है इजी मैनर में। तो मेरा अचानक से ध्यान आया ये वाला पॉइंट में मैं लिख के चलूंगा, तो वही मैंने आपके सामने लिख दिया। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लाइक सेल ऑफ स्क्रैप, इसका मतलब क्या है? बहुत से बच्चे बोलते हैं हाँ सर इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस। सर ये रेगुलरली थोड़ा ना हो रहा है, रेगुलर बिजनेस का पार्ट थोड़ी ना, बट येस इट्स अ पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस। बच्चों क्या होके चलता है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें मशीनरी लगा हुआ है, ठीक है, और आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। मान लो आप कोई स्टील की चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कोई स्टील प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे उसमें से कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो बेकार बच जाता है, जो एक तरीके से कूड़ा करकट बोलना तो गलत है, गार्बेज बोलना उसको गलत है, जो एज अ स्क्रैप बच जाता है, जिसका आगे यूज नहीं हो पाता है, जिसको हम फिनिश गुड्स का पार्ट नहीं बना सकते। तो ये हर दिन होता है, हर दिन मैन्युफैक्चरिंग होती है, यस सर, हर दिन मैन्युफैक्चरिंग करके माल निकलता है, यस सर, तो हर दिन ये छोटा छोटा मटेरियल नीचे गिरता रहता है। बट बच्चों दिस मटेरियल हैज अ वैल्यू, इसकी एक वैल्यू होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। तो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इस स्क्रैप को जो हम सेल करते हैं, तो बच्चों इट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिकॉज ये रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है। रेगुलरली मैन्युफैक्चरिंग होती है, रेगुलरली ये गिरता रहता है और रेगुलरली हम इसको सेल करते रहते हैं एज अ स्क्रैप सेल। तो इसको भी आपको लिख के चलना है। इतना समझ में आया है कि नहीं आया? हाँ जी सर, इतना हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता के चलेंगे बच्चे, क्या थोड़ा सा यहां पे स्पेस छोड़ देना, हर साल छुड़वाता हूं, आपको भी छुड़वाऊंगा। थोड़ा सा यहां पे स्पेस छोड़ो, ये इसलिए छोड़ो, एक और टाइप की कंपनी होती है, ये तो मैंने अभी आपको कंपनी कौन सी बताई है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये वाला कौन सा बताया जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक टाइप की और कंपनी होती है, उसकी चर्चा मैं आपको 2 मिनट के बाद करवाता हूं, ठीक है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें तो आपका ये पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। तो क्या मैं इसको टिक कर सकता हूं? हाँ सर, नोट नंबर 1 को आप सर्कल कर दीजिए, क्योंकि ये हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब बनाते हैं हम नोट नंबर 2, बट नोट नंबर 2 थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, क्योंकि अभी नोट नंबर 1 में एक पॉइंट डिस्कस करने वाला है, अदर इनकम्स, ठीक है। अभी दिमाग में वही रखना जो बिजनेस मैंने आपको बताया है, अदर इनकम्स। बच्चों जो ऐसी इनकम्स जो रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और जो मेरा बिजनेस भी नहीं है, जैसे कि बताओ क्या? कई बच्चे तो ये बोलेंगे सर जो इनकम यहां नहीं आती उसको यहां डाल दो। यार रट्टा नहीं मारना प्लीज, ठीक है। ऐसी इनकम जो मेरे रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और जो मेरा बिजनेस नहीं है बिल्कुल भी, मुझे फटाफट से बताओ ऐसी कौन सी। मेरा बिजनेस है
टी शर्ट्स बेचने का, ओ गलती से मैंने सेल ऑफ एसेट कर दिया, उस पर मुझे इनकम हो गई। क्या मेरा बिजनेस जो है फर्नीचर वगैरह ये बेचने का है? अगर इस पे मुझे इनकम होती है तो कहाँ आनी चाहिए सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आनी चाहिए? नहीं सर। अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ जाएगी सर? यहाँ जाएगी। मेरा बिजनेस है कि मैं टी शर्ट्स बना के चलता हूं, थोड़ा बहुत पैसा आ गया था तो मैं उस पर इन्वेस्टमेंट्स कर दी बाहर वाली कंपनी में, उस पर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, दैट मींस इट इज माय इनकम। क्या वो जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है क्या वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? नहीं सर, वो अदर इनकम का पार्ट है। तो ऐसी इनकम्स जो रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ठीक है, जो रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड ना हो, वो सारी इनकम्स आपकी अदर इनकम्स में जाती हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अपने आप बताओ एग्जाम्पल, शाबाश। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। ओके, उसके बाद सर किसी कंपनी में शेयर्स लिए थे तो सर डिविडेंड भी रिसीव होता है। ओके, डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद सर प्रॉफिट हो गया, सर वो इन्वेस्टमेंट सेल करी थी उस पर प्रॉफिट हो गया। अच्छा, गेन लिख लो, प्रॉफिट लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और सर वो फर्नीचर बेच दिया, सर क्या आपका मेन धंधा फर्नीचर करने का था? नहीं सर, अगर मेन धंधा फर्नीचर करने का होता तो वो जो कमाई हुई है वो कहाँ आती? बट सर मेरा मेन धंधा फर्नीचर बेचने का नहीं है, मैंने सर फर्नीचर बेचा, उस पर प्रॉफिट हो गया, तो वो आएगा यहाँ पे अदर इनकम में, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स और हैं जो आपको अजीब से लगेंगे, हैं ये क्या पॉइंट है वो भी लिख दीजिए, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ। ओके, ये मैं पहले से लिख के लाया था, क्यों? क्योंकि मुझे पता था बच्चा इसमें फंसेगा ही फंसेगा। और एक्सेस प्रोविजन फॉर डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न बैक, एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न बैक। अगर कुछ स्पेलिंग समझ नहीं आया तो आप लोगों के लिए मैंने रिपीट कर दिया, दोबारा कर देता हूं, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिटर्न बैक। अब थोड़ा सा पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा, और पार्टनरशिप में दिमाग दौड़ाना कहां? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बच्चों जब रीवैल्यूएट करते थे हम, ठीक है सर, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर हमने खत्म कर दिए, 40,000 के क्रेडिटर थे, उन्होंने कहा 10,000 से कम कर दो, तो 10,000 को क्या करते थे सर? एज अ सर प्रॉफिट ही हुआ हमारे लिए एक तरीके से, जब लायबिलिटी कम हुई एज अ प्रॉफिट बढ़ गया तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते थे। और सर अगर कोई भी एंट्री नहीं होती थी वो प्रॉफिट सर बांट दिया करते थे। अब बताइए कि जो क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ है, इससे क्या आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ा? सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? नहीं सर, अदर इनकम्स में। बिल्कुल सेम एग्जांपल ले लीजिए, सर प्रोविजन 4,000 का बना रखा है ना सर, 3,000 का इनफ है, दैट मींस 1,000 से जो प्रोविजन बनाया है उसको कम कर दीजिए। तो बच्चों जब 1,000 के प्रोविजन को कम करते थे तो रिवैल्यूएशन में क्या करते थे आप सब जानते हैं, वो एक तरीके से प्रॉफिट होता था, तो इट विल कम अंडर अदर इनकम्स। समझ में आया है कि नहीं आया बच्चों? अभी तक मैंने जो 2 पॉइंट समझाए, बस अदर इनकम्स में इतना होता है। क्या मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अदर इनकम्स भी? अब डरोगे तो नहीं अदर इनकम्स में लिखते हुए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये होके चलता है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं जो टी शर्ट्स बनाना है, अगर मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूं बच्चों, तो उससे मुझे जो इनकम हो रही है इट विल कम अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर देखो बिजनेस है, बिजनेस में सिर्फ रेवेन्यू की इनकम, ऑपरेशन से इनकम नहीं आती, 100 जगह से इनकम आती है। अगर वो अदर इनकम से रिलेटेड है तो आप अदर इनकम वाले बॉक्स में डाल के चले। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए? यस और नो? नहीं हुए अभी कमेंट सेक्शन पे लिख देना। ठीक है बच्चों, मुझे अब एक बात बताओ, वापस चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले पॉइंट में। अभी तो मैंने आपसे डिस्कस करा सेल ऑफ गुड्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी, और सेल ऑफ सर्विस मतलब ये जैसे टीचिंग हो गई और चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज देते हैं वो वाली कंपनी। ठीक है बच्चों, एक नाम सुना है क्या सर? फाइनेंसिंग कंपनी। हाँ सर बिल्कुल, ये आपकी बुक में भी मेंशन पॉइंट है, इसलिए मेरे को दोबारा से आपको करवाना पड़ रहा है। फाइनेंसिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है और इंटरेस्ट कमाती है। दिमाग खोल के सुनना, अपने कान खोल के सुनना, क्या फाइनेंसिंग कंपनी को अगर इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, अगर डिविडेंड की इनकम हो रही है, क्या वो उनके लिए इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उनका भी बनेगा ना। हाँ सर, तो क्या वो वाली इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगी कि अदर इनकम्स में जाएगी? दिमाग लगा के सोच समझ के बता दो, मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इसकी डेफिनेशन आपको बता दी है।
सर फाइनेंसिंग कंपनी का मेन धंधा क्या है? सर उनका मेन धंधा है कि इन्वेस्टमेंट करना और उस पर इंटरेस्ट की इनकम कमाना। तो सर मेन धंधे से रिलेटेड, रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम होती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाती है। दैट मीन्स इंटरेस्ट इनकम। सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे प्लीज। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, और फटाफट बताओ, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन हुआ चाहे लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो वो करते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको पढ़ो, गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारी इनकम्स कहाँ जाएंगी बच्चों? ये सारा प्रॉफिट या लॉस कहाँ जाएगा? ये जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप आरएफओ भी बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक गड़बड़ी है जो बच्चा करता ही करता है। फाइनेंसिंग कंपनी का मेन काम क्या था? सर फाइनेंसिंग कंपनी का मेन काम होता है इन्वेस्टमेंट करना और उस पर इंटरेस्ट की इनकम कमाना, लिख दिया। सर डिविडेंड की इनकम कमाना, लिख दिया। सर गेन ऑन लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर गेन और लॉस हो गया। सर ये भी तो उसका मेन धंधे का है पार्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पढ़ लिया, गेन ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एक लाइन लिख रहा हूं, मुझे बताना, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कहां जाएगा? जिसने ये बता दिया उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लेना खुद ही, ठीक है। सर क्या फाइनेंसिंग कंपनी का काम ये तो था इन्वेस्टमेंट करना, बट उनका काम सर जो ये फर्नीचर पड़ा है ना उनके ऑफिस में, वो बेचना नहीं था, बट उन्होंने बेच दिया। बच्चों उनके लिए ये जो हुआ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये पार्ट हुआ अदर इनकम का। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट बच्चों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं, समझ लो। फाइनेंसिंग कंपनी में अगर कभी भी कोई बोलेगा इंटरेस्ट की इनकम, तो बच्चों ये मत बोलना कि इंटरेस्ट इनकम ये तो अदर इनकम है। सोच समझ के बोलना कि इंटरेस्ट इनकम फाइनेंसिंग कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। यही कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करे जिसका काम है टी शर्ट्स बेचना और वो बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट की इनकम हुई है, तो बच्चों उनका वो काम नहीं था, वो अदर इनकम में जाएगी। डिफरेंस मैं क्लियर कर पाया हूं कि नहीं कर पाया? अगर कर पाया हूं एक थम्स अप दे देना, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब इसमें आपने डरना नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 आ गया, पॉइंट नंबर 2 आ गया, थर्ड जो रोमन लेटर में मैंने तीसरा नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या? टोटल इनकम। यहां जो फिगर आएगी इसको प्लस करके बन जाएगी आपकी टोटल इनकम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसेस वाली साइड से, पकड़ते हैं कौन सा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आइए सब मेरे साथ। इसका कौन सा नोट नंबर है? इसका नोट नंबर है 3, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा +1 क्लास में। मुझे अपने आप ही बताओगे, अपने आप ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आप कहोगे अरे फॉर्मूला बन भी गया मेरा। हाँ ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अभी जितना सवाल कर रहा हूं उतना बस आप बताना। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अभी सेल सूल का छोड़ दो, जो लिखवा रहा हूं सिर्फ उसका जवाब देना। मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक, मतलब मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, तो मेरे हाथों में कॉटन जो पिछले साल का है वो है 2 रुपए, और इस साल 2 ओपनिंग स्टॉक, और इस साल मैंने 3 रुपए का और परचेज किया। 2 परचेज अकाउंट 3 रुपए। टोटल मेरे हाथों में कितना आया? ये है 2 रुपीज और ये 3 रुपीज। टोटल मेरे हाथों में कितना आया? सर ये आपके हाथों में है इस समय 5 रुपए, ठीक है। बच्चों इस 5 रुपए में से ना मैंने 3 रुपए वाले कॉटन को ही, या फिर छोड़ो, मैंने 2 रुपए वाले कॉटन को ही मशीनरी में डाला, डंग 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 डंग, उसको मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया। मैंने 3 रुपए वाले को नहीं डाला है, ठीक है। तो ये 3 रुपए वाला सारा साल ऐसे पड़ा रहा। अब जो चीज सारा साल ऐसे पड़ती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक को। उसको हम बोलते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी सेल की चीज छोड़ दो कि सर ये जो 2 रुपए वाला आपने सेल किया है ये कितने का, इसको छोड़ दो, मैं अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है। 2 रुपए वाला था और 3 रुपए वाला था। 3 रुपए वाले का मैंने इस्तेमाल नहीं करा, मैंने 2 रुपए वाले का इस्तेमाल किया। तो मुझे फटाफट से एक चीज बता के चलो कि जितना आपने मटेरियल यूज करा है उसकी गुड्स की कॉस्ट क्या है। या फिर अगर मैं इंग्लिश भाषा में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मुझे आप बता के चलो कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, कि जितना मटेरियल कंज्यूम कर दिया, मशीनरी में डाल दिया, उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी थी, ये पूछ रहा हूं। तो आप कहोगे सर ओपनिंग स्टॉक, ओके सर, प्लस परचेजेस। अरे सर जो ये वाला मटेरियल है, जो परचेज वाला मटेरियल है वो तो यूज ही नहीं किया, 3 रुपए वाला तो यूज ही नहीं करा, 2 रुपए वाला मशीन में डाला, तो आप कर दोगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
सो ओपनिंग कितना था जो यूज किया है, प्लस परचेजेस कितने का था जो हमने ऐसे रखा रहने दिया, और वो जो है क्लोजिंग स्टॉक जो परचेज सर पड़ा रह गया था उसको माइनस कर दीजिए, दिस। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आप सबके पास कितना आया है, 2 आया है। कैन आई से कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि कितना मटेरियल मैंने जो कंज्यूम किया है उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी सर, मैं फैक्ट्री से पूछ रहा हूं, कंपनी से पूछ रहा हूं। कैन आई से कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक बोल लो, ओपनिंग मटेरियल बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूं कि क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं ओपनिंग मटेरियल लिख लो, चलो छोड़ो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये चीज मैं आपको आगे भी क्लियर कर दूंगा, इसको स्टॉक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं। ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस क्या करते हैं सर, रॉ मटेरियल ही तो करते हैं, माइनस क्लोजिंग मटेरियल आपको क्या दे देगा बेटा, आपको दे देगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बच्चों ये था आपका पॉइंट नंबर 3। ये एक्सपेंस में क्यों आया सर, जितने का मटेरियल यूज करोगे वो एक्सपेंस में तो आएगा ही ना, बिल्कुल। तो क्या मैंने पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन कर दिया, यस सर कर दिया। तो देखिए अब आते हैं हम पॉइंट नंबर बी पे। देखो पॉइंट नंबर बी के आगे मैंने कोई नोट नंबर नहीं लिखवा रखा, आप सब नोटिस करेंगे, बताता हूं क्यों। अब सब आइए मेरे साथ एक वर्किंग नोट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता के चलिए, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हाँ जी सर। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सर ये चीज होके चलती है कि सर रॉ मटेरियल आते हैं, वो रॉ मटेरियल हमारे पास जाते हैं हमारी मशीनरी में, उस मशीनरी के बाद निकलते हैं फिनिश गुड्स, ठीक है। तो बेटा एक वर्ड आपने सुना होगा, कौन सा, +1 में भी सुना होगा, कौन सा, इन्वेंट्री नाम का, ठीक है। सो सर व्हाट डज इन्वेंट्री इंक्लूड, सर इन्वेंट्री जो शब्द है ये किस चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट चीज अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं, इन्वेंट्री में कवर होके चलता है रॉ मटेरियल। मान लीजिए आप कॉटन लेके आए हैं, ओके, और उस रॉ मटेरियल को आपने मशीनरी में डाल दिया, तो ऐसा बचा बुचा जो मान लीजिए 31 मार्च 2020 की रात आ गई है, बट मशीनरी में अभी भी थोड़ा सा बचा रह गया, अभी फिनिश गुड बना भी नहीं है और मशीनरी में डल चुका है, मतलब कि बीच का एक तो रॉ मटेरियल हो गया और एक फिनिश गुड्स हो गया। बट एक ऐसा रॉ मटेरियल जो मशीनरी में डाल दिया है, बट रात को 12 बजे हमारी मशीनरी बंद हो गई थी, तो उस मशीनरी में फंसा हुआ है, अभी बस कल जैसी मशीनरी शुरू होगी तो वो फिनिश गुड बन जाएगा। तो बेटा उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो इन्वेंट्री में ये 3 चीजें हमारी कवर होती हैं अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज की, ठीक है। कॉटन लाए, कॉटन से टी शर्ट बनाए, ये चीज वो। कई बिजनेस होते हैं जिसको हम बोल के चलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। वो ट्रेडिंग बिजनेस पता है कैसे होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। इन मैन्युफैक्चरिंग हम रॉ कॉटन लेके आते हैं, उसके बाद मशीनरी में डालते हैं, उसके बाद फिनिश गुड निकलते हैं। बट ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, हम सीधा टी शर्ट लेके आए और उसे बेच दिया, लाए और बेचा, देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड। तो बेटा स्टॉक इन ट्रेड, ये वाला जो मैंने पॉइंट लिखवाया ना, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये उस वाले बिजनेस को डिनोट कर रहा है कि परचेज किया हमने मटेरियल और उसे बेच दिया। दैट मीन्स अगर ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें आप करके चल रहे हैं टू परचेजेस अकाउंट, आप परचेज कर रहे हैं, तो सीधा सीधा उसके लिए कोई वर्किंग नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सीधा सीधा जो भी आपने परचेज किया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यहां लिख देंगे। दिस इज द रीजन बच्चों मैंने इसके आगे नोट नंबर नहीं लिखवाया, ठीक है। सो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या आएगा, जो 2 परचेजेस में आता है सीधी सीधी वो अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सी पॉइंट की। सी पॉइंट के आगे मैंने लिखवाया है वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4 इसको पढ़ लेते हैं। कहता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसी बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा, इसी बात को, ये 4th पॉइंट यहीं से मान लीजिए शुरू हुआ है। अब इसमें आप केस देखेंगे, इसमें आपने एक चीज पढ़ी, कहता है सर चेंज इन इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री में सर फिनिश गुड आ रहा है, सर इन्वेंट्री में आप वर्क इन प्रोग्रेस लिख रहे हैं, और सर स्टॉक इन ट्रेड ये तो चलो दूसरे बिजनेस का ये भी लिख रहे हैं, बट सर रॉ मटेरियल नहीं लिख रहे हो आप। कहां लिख रहे हो रॉ मटेरियल, मुझे फटाफट से बात बता के चलिए बच्चों। अभी जस्ट अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जब आप एक्सपेंसेस वाले कॉलम में, ये जो एक्सपेंसेस वाली लाइन चल रही है, इसमें आप ऑलरेडी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, मतलब कि
नंबर 3 में, ये वाले नंबर 3 में इंक्लूड कर चुके हो। क्या फॉर्मूला लगा के? ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग मटेरियल। तो बेटा बचे कौन कौन सी कॉस्ट? सर बची वर्क इन प्रोग्रेस, ओके सर बचा फिनिश गुड, ओके और सर बचा स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा सर इन्वेंट्री में ये तीनों चीजें, मतलब ये चौथी भी अगर दूसरे बिजनेस की बात करूं, ये चारों चीजें कवर होती हैं। बट सर रॉ मटेरियल जो है इसकी कॉस्ट हम ऑलरेडी सर शो कर चुके हैं। नंबर 3 नोट नंबर के आगे देखिए सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैं आपको दिखा भी देता हूं सर, कहां सर, इसके आगे इसकी कॉस्ट आ गई है। तो बची किस किस की कॉस्ट? सर बची थी वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड और स्टॉक इन ट्रेड, तभी उसके लिए नंबर 4 बना के चला। अगर आप यहां पे भी मटेरियल कंज्यूम लिख देंगे तो डबल डबल कॉस्ट ऐड कर दी, ठीक है। अब मुद्दा ये आया क्या कि सर इसकी कॉस्ट हम शो कैसे करके चलें? बेटा इसकी कॉस्ट हम ऐसे शो करके चलेंगे कि ओपनिंग इन्वेंट्री में दोबारा बोल रहा हूं, इन्वेंट्री में क्या क्या कवर होगा मैं जानता हूं, ये तीनों चारों चीजें कवर होती हैं, बट रॉ मटेरियल की ऑलरेडी कर चुके हो। तो इन्वेंट्री में कवर होगा वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। सो ओपनिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर मैं बोल सकता हूं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, या मैं बोल सकता हूं ओपनिंग फिनिश गुड में से माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड, या मैं बोल सकता हूं ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। जो भी आपका आंसर आएगा, देखो 40,000 था ओपनिंग में और क्लोजिंग में आपका 20,000 पड़ गया, दैट मीन्स 20,000 रुपए का आपने यूज किया इस साल। इट्स अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस, यू नीड टू शो इट। तो बेटा ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई? इसको मैं टिक कर दूं? यस सर आप कर दीजिए और सर्कल भी कर दीजिए, ये हमारी चीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 हमारा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नोट नंबर 5 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर कोई चीज बताने वाली है ही नहीं, नाम से ही पता लग रहा है। क्या सर? ये है एक एम्प्लॉयर और ये है एक एम्प्लॉय। जो कुछ भी, जो ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है, जो कुछ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, क्योंकि वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो वहां उसके जॉब कर रहा है, तो एक तरीके का कह लो, खुशी में कह लो, आउट ऑफ रूल कह लो, आउट ऑफ एक्ट कह लो, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है कि चल यार तू रख, चाहे खुशी में कह लो, चाहे रूल कह लो, चाहे एक्ट कह लो, या फिर कहीं कानून बना हुआ है कि ये चीज देनी है, चारों चीजें उसमें इंक्लूड होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, आप सबने सुना होगा कि हाँ इस कंपनी में मैं जॉब करता हूं, जब सैलरी आती है तो थोड़ा सा पैसा कट जाता है मेरा प्रोविडेंट फंड का, थोड़ा सा पैसा मैं डालता हूं, मतलब थोड़ा सा पैसा एम्प्लॉयर डालता है और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर डालता है एक फंड में, ताकि जब वो रिटायर होगा तो उसे इकट्ठा पैसा मिल जाए। तो जो एम्प्लॉयर डाल रहा है बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयर ने अपने हाथों से डाल दिया एम्प्लॉय के लिए। तो जो कुछ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देके चल रहा है आउट ऑफ खुशी, आउट ऑफ एक्ट, वो इसमें कवर होता है। फटाफट से मुझे बता के चलिए इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई। पहली चीज सर सैलरी एंड वेजेस। सर दिमाग सबसे पहले ही दिमाग आया सर, सैलरी देता है जो कुछ भी दे रहा है। सेकंड इसमें कवर होगा बोनस एंड लीव एनकैशमेंट्स, ओके। उसके बाद इसमें कवर होगा, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आप सबको, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। बच्चों मैं पीएफ लिख रहा हूं, आप प्रोविडेंट फंड लिख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का मतलब ये होके चलता है जो स्टाफ की खुशी के लिए, मतलब वो सब ठीक सही सलामत रहे, उसके लिए जो खर्चा करता है कंपनी वाला, जो खर्चा करता है एम्प्लॉयर, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यस और नो? यस सर, बिल्कुल। उसके बाद आता है मेडिकल एक्सपेंसेस। जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस देता है। आप सबने सुना होगा अपने रिश्तेदारों से कि अपने आप घर पे भी सुना होगा कि जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, अगर उनका कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके जो पैसे हैं वो रिम्बर्स हो जाते हैं, वो सरकार पे कर देती है। दैट्स अ पार्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। इसमें ज्यादा मत पढ़ो बट ये रूल होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ओके। और इसके बाद आता है कैंटीन एक्सपेंसेस, कि यार जो हमारा एम्प्लॉयर है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को लंच प्रोवाइड करती हैं, चलिए आप लंच कीजिए, ठीक है ना। सो इट्स अ पार्ट ऑफ कैंटीन एक्सपेंसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो बच्चों ये वाला पॉइंट जब आएगा तो सारे एक्सपेंसेस आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिख के चलेंगे, और आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 5 भी क्लियर हो गया। जी सर, बिल्कुल हो गया, ठीक है।
अब आके चलते हैं बच्चों हम पॉइंट नंबर 6। देखिए पॉइंट नंबर 6, नोट नंबर 6 किस चीज का दे रखा है? ये दे रखा है हमारा फाइनेंस कॉस्ट का। नाम से ही पता लग रहा है यार, नाम से ही पता लग रहा है फाइनेंस कॉस्ट। मुझे फटाफट से बताइए कि जो कंपनी होती है वो पैसे से चलती है, ठीक है। तो अब मुद्दा ये आया कि सर वो पैसे का जुगाड़ कहां से किया जाए? मुझे फटाफट से बताइए। आपने इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स चैप्टर पढ़ के आए हुए हैं। सर पहली चीज तो सर वो शेयर से पैसा मंगवा सकता है, दूसरी चीज सर वो डिबेंचर से पैसा ले सकता है, और तीसरी सर वो बैंक से पैसा ले सकता है। मतलब अपने पैसे का जुगाड़ करना कि यार पैसा कहां से आएगा। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोल के चलूं तो क्या कर सकता हूं? यार मेरी कंपनी में फाइनेंस कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, मेरी कंपनी को फाइनेंस कौन करेगा? तो ये देता है थोड़ा सा पैसा, ये देता है थोड़ा सा पैसा, और ये देता है थोड़ा सा पैसा। तो जब मैं किसी से पैसा लेके चल रहा हूं तो मुझे एक तरीके का खर्चा पड़ रहा है। सब बताओ कौन सा खर्चा? सर एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बताओ सर। डिबेंचर्स हमने ले लिए सर, उसका खर्चा पड़ा सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बिल्कुल। एक ऐसा फाइनेंस, मान लीजिए डिबेंचर्स मैंने पैसे लिए हैं डिबेंचर्स के थ्रू अपनी कंपनी में, तो मेरे को क्या खर्चा पड़ रहा है डिबेंचर्स का कि मैं उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें जो कवर हो सकता है वो होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, बिल्कुल, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब सेकंड सर, इंटरेस्ट जो हम पे करके चलते हैं किस पे? ऑन बोरोइंग्स। बेटा ये बन रही है कंपनीज की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैं जब बोल रहा हूं ना इंटरेस्ट पे करके चलते हैं बोरोइंग पे, ये समझो कि मैं कंपनियों में पे करके चल रही हूं, मैंने बोरो किया किससे पैसा और मैं इंटरेस्ट पे करके चल रही हूं। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। ओके, इट विल बी कवर्ड। और आपको याद है क्या सर, जब इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में जब हम शेयर्स इशू करते थे तो थोड़े बहुत खर्चे होके चलते थे, जिसको हम बोलते थे शेयर इशू एक्सपेंसेस। याद है कि नहीं है? हाँ सर याद है। तो वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। और उसके बाद एक लाइन लिखो, मैं आपको समझाता हूं क्या होती है। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। अब सर ये क्या भला का नाम है? बच्चों कभी कभी क्या होता है, ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनसे हम कहते हैं यार हमें डिपॉजिट्स चाहिए। अब हमें डिपॉजिट्स चाहिए तो कहां से चाहिए? तो ये बैंक वाले और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये बोलते हैं आप टेंशन ना लो, हम आपकी डिपॉजिट का अरेंज करेंगे। तो बच्चों कोई फ्री में तो काम करता नहीं, उनको हमें कमीशन देनी पड़ती है। तो ये वो है। तो कोई भी डिपॉजिट्स मैं अरेंज करवा रहा हूं उसके लिए मैं खर्चा ले रहा हूं, कोई भी फाइनेंस में अरेंज करवा रहा हूं किसी के थ्रू और उसके लिए मैं खर्चा दे रहा हूं, एक तरह से तरीके से एक्सपेंस दे रहा हूं। कमीशन मेरा एक तरीके से एक्सपेंस होगा। सो इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला कौन सा सर? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं उनको पता है मेरा और सीबीएसई का दंगा हो गया था इस पॉइंट पे। सीरियसली बोल रहा हूं, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी ना जरूर देखना वो वाली लेक्चर। मेरे इतना परेशान हो गया था मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से। चलिए इसमें तो आपको नहीं इतना कोई चर्चा करने की जरूरत। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है सीबीएसई वाले एक साल में ही, उसी साल जिस साल में लॉस हो रहा है ना, जिस साल में हम इशू कर रहे हैं और लॉस हो रहा है उसी साल में राइट ऑफ करवा रहे थे। चलो वो तो पुरानी बातें थी, अब बात खत्म करो। बाकी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स याद करो। जो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स था इसको हम कैसे कैसे राइट ऑफ करते थे सर? पहले तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखते थे। छोड़ दो, अभी बात किसकी हो रही है सर? बात हो रही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अरे हाँ सर, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में नहीं होता तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते थे। दैट मींस इट्स अ एक्सपेंस। जो एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल रहा है क्या वो यहां आना नहीं चाहिए? आना चाहिए। तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करके स्टार लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। मैं इसकी एक एंट्री बनवा दे रहा हूं, सब लिखेंगे मेरे साथ एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। समझ में आया कि नहीं आया? यही करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर बिल्कुल यही करते थे। तो अब आगे के बाद कोई भी फाइनेंस कॉस्ट आपसे बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने के लिए, घबराना नहीं है। मैंने आपको एक एक का एग्जाम्पल दे दिया। तो क्या हमारा ये कवर हो गया? बिल्कुल सर, फाइनेंस कॉस्ट हमारी कवर हो चुकी है। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 पे। देखो कितना इजी लगता है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि बहुत से बच्चे थे वो बोलते थे सर पहली बार देखा ना तो हम डर गए, बट अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है कि ये चीजें तो सिंपल है। तो पॉइंट नंबर 7 हमारा होता है डेप्रीसिएशन। अरे बाप रे यार, +2 के बच्चों को अगर मैं डेप्रीसिएशन में कौन सी अमाउंट आती है और उसका क्या मतलब होता है वो समझाने के लिए गया तो आई थिंक
वो कहेंगे कि सर आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो सर। क्या +2 के बच्चे को डेप्रिसिएशन का मीनिंग नहीं पता? पता है। एनी रिडक्शन इन द वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिडक्शन अमाउंट। जब भी एक फिक्स्ड एसेट्स में एक तरीके की रिडक्शन आती है ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, फिक्स्ड एसेट मतलब कि टेंजिबल एसेट्स में जब भी कोई डाउन आती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेप्रिसिएशन से। और सब जानते हैं डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ओ सॉरी, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से +1 में किया करते थे। तो यहां पे भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यू हैव टू शो डेप्रिसिएशन जो टेंजिबल एसेट्स पे लगती है। अगर इसका उल्टा होगा तो क्या होगा सर? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट मतलब सर जैसे कि हमारे पेटेंट्स की वैल्यू कम हो जाती है अगर हम पेटेंट्स रिटर्न ऑफ कर देते हैं, सर हम गुडविल रिटर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो सर ऐसे एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते और उनकी वैल्यू जो है वो सर कम होती जा रही है, तो सर उसको डेप्रिसिएशन नहीं बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर टेंजिबल एसेट्स। ओके, सो पॉइंट नंबर 7 भी आप सबका क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। और उसके बाद आते हैं हमारे बेचारे कौन से भला सर? हमारे आते हैं अदर एक्सपेंसेस। सीधी सीधी एक बात बताऊं, सीधी सीधी, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। जो एक्सपेंसेस इन सब में 3, 4, 5, 6, 7 इन सब में कवर नहीं हो रहे हैं वो कवर होते हैं हमारे 8 नंबर वाले में। या फिर जो एक्सपेंसेस इसमें कवर हो रहे हैं और थोड़े बहुत रह जाएंगे जो कवर नहीं होंगे वो आएंगे हमारे अदर एक्सपेंसेस में। इन्होंने कैटेगरी दे दी कि इसमें कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है कवर, दैट मींस इट बिलोंग्स टू अदर एक्सपेंसेस। इसके एग्जांपल्स ना बच्चों अनगिनत हैं, अनगिनत एग्जांपल्स हैं इसके। तो मोटा मोटा मैं आपको हिसाब लिखवाता हूं, बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने बस एक ही चीज देखनी है, क्या ये एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, क्या ये एक्सपेंस इंप्लॉय बेनिफिट में, क्या एक्सपेंस फाइनेंस का है, डेप्रिसिएशन का है। अगर नहीं है तो कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। तो इसका एग्जांपल लिख लो, रेंट पेड, रेंट पे कर रहे हैं, ओके। कैरेज आउटवर्ड, ओ माय गॉड, अरे सर इसको कैसे भूल सकते हैं? फटाफट से बताइए कैरेज आउटवर्ड क्या था? सर कैरेज आउटवर्ड इज रिलेटेड जो हम सेल्स करते हैं तब वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं। और कैरेज इनवर्ड सर जब हम परचेज करते हैं रॉ मटेरियल। सर +1 में पता है क्या करा करते थे? क्या सर? कैरेज इनवर्ड आता था ट्रेडिंग में और कैरेज आउटवर्ड आता था प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बात खत्म हो गई ना, +1 नहीं है, +2, और एक कंपनीज अकाउंट है, लाला के अकाउंट्स नहीं है। ओके, तो ये हो गया। एंड सर इसमें हमारे पास आते थे लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट। जब गेन ऑन सेल ऑफ एसेट होता था तो कहां लिखते थे? आपको पता है अदर इनकम्स में। बट अब लॉस हो रहा है तो वो अदर इनकम्स में तो आएगा नहीं, वो कहां जाएगा? वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। मैंने फिर से आपको बता दिया चीज, याद करो। थोड़े टाइम पहले मैंने, थोड़े टाइम क्या है, यही वाले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एक अदर इनकम आता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग कंपनी। तो अगर उसमें गेन होता है तो कहां आता था? सर अदर इनकम में आता था। अगर यही लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो रहा है अदर इनकम में तो आएगा नहीं, बट सर अदर वर्ड में तो आएगा। कहां? अदर एक्सपेंसेस में। तो बच्चों उसके बाद आपके पास ये चीज तो हो गई है कंप्लीट। मैंने अदर एक्सपेंसेस में और भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो आप ये अपने आप हिसाब लगा सकते हैं, मैं एक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें हमारे पास सारे एक्सपेंसेस हमने पढ़ लिए, तो लास्ट में आपने क्या करना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसका मारना है टोटल और फिर निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? कितना पैसा आया, कितना पैसा एक्सपेंस का गया। तो कितना पैसा आया सर? वो था टोटल इनकम नंबर 3। रोमन में बात करूं तो 3। सर 3 में से माइनस कर दीजिए 4। 4 क्या था? एक्सपेंस। सर ये आ गया हमारे पास पैसा। बट इस पैसे में से सर गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा है, मतलब सर टैक्स देना है सर गवर्नमेंट को। तो 6 आता था हमारे पास, टैक्स दे देंगे और टैक्स देने के बाद हमारे पास एट द लास्ट जो प्रॉफिट बचे हैं वो आते थे जिसको हम बोलते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बच्चों ये था प्रॉपर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करवाने को ये मैं पार्ट्स में भी करवा सकता था और ऊपर ऊपर से भी समझा सकता था, बट बच्चों ये चीज़ एक ऐसी है जो आपके साथ सदा बाहर चलेगी जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी। अकाउंट्स वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके साथ हमेशा जिंदगी भर चलती रहेगी। आज के बाद जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा है, आज के बाद मुझे वो ये नहीं कहेगा कि सर आपने करवाया, सर ये नहीं समझ में आया। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया। इस लेक्चर के बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, कीजिए
उसमें आपको कुछ नहीं बताना, उसमें बस ये बताना है कि ये वाला कौन से हेड में आएगा, ये वाला कौन से हेड में जाएगा, ये वाला कौन सा हेड में जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लिखूं सैलरी एंड वेजेस, आप फटाक से बता देंगे कि सर ये एक्सपेंसेस हेड में जो एक्सपेंसेस हेड में जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है उसमें आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस जितना आपके लेवल तक होना चाहिए था मैंने अच्छे से करवा दिया। तो बच्चों आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो बच्चों एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं उसको रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।